दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में नीलगिरी व इलायची की, जिनको कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में? प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में। एक तो कौन सी? एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी हम एक तो आपसे बात कर रहे हैं कौन से पहाड़ियों की? नीलगिरी की पहाड़ियों की। यदि हम बात करें तो हम नीलगिरी की पहाड़ियों की आपसे बात कर रहे हैं। एक तो हम आपसे बात कर रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की। आप प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में आए? प्रायद्वीपीय पठार के आप दक्षिणी भाग में आए, तो आप प्रायद्वीपीय पठार के जैसे ही दक्षिणी भाग में आओगे तो आपको कुछ पहाड़ियों का क्रम दिखाई देगा। वो जो पहाड़ियों का अपने पास में क्रम है, जो पहाड़ियों का अपने पास में क्रम है, तो एक क्रम तो कौन सा क्रम आएगा अपने पास में? एक क्रम तो आएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और एक क्रम अपने पास में कौन सा आएगा? एक क्रम हमारे पास में आएगा इलायची की पहाड़ियाँ। इन इलायची की पहाड़ियों को और मैंने नीलगिरी की पहाड़ियों को यहाँ पर मैंने ट्रेसिंग किया है। आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप, ठीक है ना? देखिए, मैंने इन पहाड़ियों को यहाँ पर ट्रेसिंग किया है। यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ साथ कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों भाग इस जगह पर मैंने ट्रेसिंग कर रखा है। ये रहा, इस जगह लाइए आप। नीलगिरी, कार्डमम, नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी इनको हम क्या करते हैं? हम इनको संबोधित करते हैं। मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में ये आया, सतपुड़ा आया, ये हम बात करें मध्य प्रदेश जो है, यानी हम नर्मदा नदी और तापी नदी, यानी नर्मदा नदी और तापी नदी के हम आसपास वाले क्षेत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। एक तो हमारे पास में कौन सा क्षेत्र आया? एक तो हमारे पास में जो क्षेत्र आता है वह नर्मदा नदी का क्षेत्र आता है, और दूसरा क्षेत्र हमारे पास में कौन सा क्षेत्र आता है? हमारे पास में तापी नदी का क्षेत्र आता है, जहाँ पर क्या फैला हुआ है? जहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा पठार है? हमारे पास में जो पठार है वह पठार है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और उसमें कौन सा पर्वत है? उसके हम पर्वत की बात करें तो वह सतपुड़ा पर्वतमाला। अब हम इस भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है, जो हमारा भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके मैं क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो वह है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? यानी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। मुख्य रूप से हम बात करें इस पठार की, हम कौन सी ऊंचाई की बात करें? आप इसको बोल सकते हो औसत, और इसी औसत ऊंचाई को हम क्या बोल सकते हैं? सामान्य ऊंचाई। हम अगली ऊंचाई कौन सी बोल सकते हैं? हम इसी को ही क्या कह सकते हैं? सामान्य ऊंचाई। तो इस पठार की सामान्य जो ऊंचाई है वह कितनी है? इस पठार की सामान्य ऊंचाई है 1500 मीटर। कितने मीटर है? 1500 मीटर है। देखो
इस जो भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है, जो एवरेज ऊंचाई है, इस एवरेज ऊंचाई की मैं आपसे बात करूं तो एवरेज ऊंचाई हमारे पास में कितनी आती है? एवरेज ऊंचाई आती है 1500 मीटर के आसपास में आती है। अर्थात मैं यहाँ पर बात करूं प्रायद्वीपीय पठार में, यानी इसका अगला फैक्ट है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में मैं भ्रंश और विभंजन की क्रियाएं, यानी पठार पर लिख दो आप, पठार पर भ्रंश व विभंजन की क्रियाएं, भ्रंश व विभंजन की क्रियाएं यानी भी निरंतर रूप में होती रही हैं, क्रियाएं भी निरंतर रूप में होती रही हैं। यानी यहाँ पर एक तो कौन सी क्रिया? फॉल्ट, विभंजन, टूटन की क्रिया, टूटने की क्रिया, और एक कौन सी क्रिया? एक हमारे पास में जो क्रिया आती है विभंजन की क्रिया। कौन सी क्रिया? विभंजन की क्रिया। और विभंजन की क्रिया के साथ साथ जो हमारे पास में दूसरी क्रिया आती है वह आती है भ्रंशन की क्रिया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भ्रंश होता क्या है। हम भ्रंश जो पारिभाषिक शब्दावली है उसकी हम बात कर लेते हैं कि तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण, देखिए आप भ्रंश शब्दावली को, यानी तनाव मूलक संचलन, तनाव मूलक संचलन के कारण, किसके कारण? तनाव मूलक संचलन के कारण या तीव्रता के कारण, जब चट्टानों में एक तल के सारे संचलन की तीव्रता के कारण जब चट्टानों में, यानी तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब चट्टानों में एक तल के सारे चट्टानों में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण, एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, चट्टानों का स्थानांतरण होता है, एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं आप उसको समझिए कि तनाव मूलक संचलन, यानी जो टेंशन वाला जो फोर्स है, जो तनाव देने वाला जो फोर्स है, यानी तनाव देने वाले जो बल हैं, जो प्रकृति में जो तनाव मूलक बल पाए जाते हैं, यानी उनके संचलन, उनके मूवमेंट की तीव्रता के कारण से, यानी उनकी गति के कारण से, वो किस गति से आता है, वो कितने फास्ट, कितनी तीव्रता के साथ आता है, के कारण जब चट्टानों में एक तल के सारे, हम तल की बात करें तो चट्टानों में दो ही प्रकार के तल पाए जाते हैं, एक वर्टिकल तल पाया जाता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल बेस पाया जाता है। तो मैं बात करूं दो तलों की, उस तल की बात करता हूं। यानी हम सबसे पहले कौन सी शब्दावली को पढ़ रहे हैं? यानी फोल्ट। जब एक तल के सहारे, तो तल दो प्रकार के, तल यहाँ पर हमारे पास में दो प्रकार के हैं। देखिए मैं इस तल शब्द को करूं तो एक तल तो आता है हमारे पास में, कौन सा तल? एक तल तो आया क्षैतिज, और दूसरा तल हमारे पास में कौन सा आया?
लंबवत तल, ठीक है ना। या तो चट्टानों का स्थानांतरण कौन से तल के सारे हो जाए, या तो चट्टानों का स्थानांतरण फ्लैट तल के सारे हो जाए, फ्लैट क्षैतिज तल, इसको फ्लैट वाले को क्षैतिज कहेंगे। और यदि इस तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है, तो चट्टानों का स्थानांतरण किस तल के सारे हो जाए, लंबवत या ऊर्ध्वाधार तल के सारे हो जाए, यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधार तल के सारे हो जाए। तो इस प्रकार की तनाव मूलक संचलन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम भ्रंश कहते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कौन से प्रायद्वीपीय पठार पर होती रही, भारतीय पठार पर इस प्रकार की क्रियाएं भी क्या रही, यानी होती रही हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार पर मुख्य रूप से हम बात करें तो किसका प्रभाव पड़ा है, अपरदनात्मक कारकों का प्रभाव पड़ा है, अपरदनात्मक कारकों का प्रभाव पड़ा है। यानी इसके जो अरब प्रायद्वीपीय पठार जो हमने प्रथम क्रम में बात की, जो हम सेकंड ऑर्डर ऑफ टर्म में बात कर रहे हैं, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इस भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार है, इस पर किसका प्रभाव पड़ा है, अपरदनात्मक। अपरदनात्मक का मीन्स होता है इरोजनल प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हुई है, यहाँ पर अपक्षय की हुई है, और अपक्षय के साथ साथ यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर अप्रदन का प्रोसेस हुआ है। यानी सबसे पहले यानी चट्टानों का अपने मूल स्थान पर और टूट करके क्या हो जाना, चट्टानों का अपने मूल स्थान पर टूट के बिखर जाना। तो इस प्रकार की जो हमारे पास में प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अपक्षय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। और जब अपक्षय से गति मिल जाती है, जब अपक्षय को गति मिल जाती है, तो अपक्षय को गति मिलने के बाद में जल के द्वारा, जल क्या करता है, उनका इरोजनल प्रोसेस करता है, या हवा के माध्यम से वह कण आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जो अरेत का कार्य करते हैं वहाँ पर अप्रदन हो जाता है, और अप्रदन हो जाने के कारण से इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो हमारे पास में जो दूसरा जो बिंदु आया, वह सेकंड जो बिंदु आता है, वह बिंदु आ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। यदि हम भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में हम जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी दिशा में है, भारतीय उपमहाद्वीप की दक्षिणी दिशा में है। कौन सी दिशा में है, दक्षिणी दिशा में है। इसके अलावा इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप त्रिभुजाकार प्रकार की शेप है। जब इसकी शेप देखो, ये यहाँ पर ये देखो त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखो ट्रिंकुलाकार शेप बन रही है। ये जब यहाँ पर ट्रिंकुलाकार प्रकार की शेप बन रही है, मुख्य रूप से हम बात करते हैं, तो इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति एक त्रिभुज के समान है। आगे हम बात करें इसकी सीमाओं की, तो इसकी जो सीमाएं हैं, तो पूर्व में कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है, और पश्चिम में कौन सा घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। लाइट जला जाना, मैं भूल गया यार सर। तो मुख्य रूप से हम बात करें पश्चिम में कौन सा घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। इसी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, इसी को ही हम सह्याद्री बोलते हैं, यही सह्याद्री कहलाता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये सह्याद्री कहलाता है। लाइट जला जाना, लाइट सह्याद्री कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, इस प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है, इस प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इस पठार की औसत ऊंचाई है 1500 मीटर। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पर क्या पाए जाते हैं, भ्रंश की क्रियाएं और विखंडन की क्रिया, यानी विभंजन की क्रियाएं, टूटन की क्रियाएं यहाँ पर संभव हुई हैं, क्रियाएं हुई हैं। अब हमारे पास में एक नया शब्द आया है भ्रंश, जो यानी फिजिकल ज्योग्राफी का हमारे पास में टर्मोलॉजी है, यानी ये फिजिकल ज्योग्राफी की शब्दावली है हमारे पास में। तो फिजिकल ज्योग्राफी की हमारे पास में शब्दावली है, तो हम इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भ्रंश होता क्या है।
तनाव मूलक यानी पृथ्वी में टेंशन देने वाले बल, पृथ्वी में तनाव देने वाले बल यानी खिंचाव उत्पन्न करने वाले बल के संचलन का मतलब उनके यानी प्रारंभ होने के कारण से, संचलन की तीव्रता के कारण से जब चट्टानों में एक तल के सहारे, तो कितने प्रकार के तल होते हैं मैंने बताया, 2 प्रकार के तल होते हैं। एक तल कौन सा होता है, एक तल क्षैतिज तल होता है। दूसरा तल कौन सा होता है, दूसरा तल लंबवत तल होता है। अर्थात क्षैतिज तल और लंबवत तल के सहारे यानी चट्टानों में क्या होता है, संचलन होता है। चट्टानों में संचलन होने के कारण से इस भारतीय उपमहाद्वीप पर जो प्रभाव पड़ा है वो अपरदनात्मक प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ा है। अपरदनात्मक प्रक्रियाओं की अपन बात करें, इरोजनल प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, अपक्षय हुआ, वेदरिंग हुआ है, जो एक स्टेबल प्रोसेस है, जो एक स्टेबल प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही टूट करके और क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। उनको गति कौन देता है, उनको गति देने का काम करता है कौन है, यानी इरोजनल प्रोसेस करता है। यानी इरोजनल में प्रोसेस की आपसे बात करूं तो इरोजनल प्रोसेस तो हमारे पास में आता है, वह प्रोसेस इरोजनल है यानी अपरदनात्मक बल। तो अपरदन के कारण से यहाँ का क्या हुआ है, यहाँ में अपरदनात्मक प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। अर्थात दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो हम थर्ड भाग की बात करें, जो तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है जिसको हम सै नाम से संबोधित कर रहे थे, यदि हम उसको सै नाम से हम संबोधित करें तो यह हमारे पास में आता है कौन सा, हिंद चीन, कौन सा, हिंद चीन का पठार। कौन सा पठार है, ये हिंद चीन का पठार है हमारे पास में। यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंद चीन के पठार की, जो हम तीसरे क्रम के रूप में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे पास में थर्ड क्रम है वो हिंद प्रायद्वीपीय पठार का ही हमारे पास में थर्ड क्रम आता है। तो हम हिंद के प्रायद्वीपीय पठार की यदि आपसे बात करें तो इस पठार का ऑर्डर क्रम है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ये तीसरा भाग है। ये कौन से भाग में फैला हुआ है, एशिया महाद्वीप के। इधर देखिए आप, ये देखो ये मानचित्र, ये देखो इधर, ये देखो मानचित्र का ट्रेसिंग है, इस जगह देखिए आप। इसका हम देखो डायरेक्शन, इसकी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में हिंद चीन का पठार स्थित है। यानी दक्षिण में और पूर्व में, कौन से भाग में, एक तो दक्षिण में, और दक्षिण के अलावा एक अपने पास में भाग कौन सा आया, एक भाग अपने पास में आता है पूर्वी भाग। कौन सा भाग आ रहा है, एक भाग अपने पास में आता है पूर्वी भाग के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक पूर्वी भाग हमारे पास में आ रहा है। तो एक तो दक्षिणी भाग, ये रहा दक्षिणी भाग, और वो रहा पूर्वी भाग। अर्थात मैं इसके यदि प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करता हूँ, मैं कौन से वर्गीकरण की बात करता हूँ, मैं इसके आपसे प्रशासनिक वर्गीकरण की यदि मैं बात करूँ तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में इसका जो क्रम आता है वह क्रम की बात करें, एक तो हमारे पास में है ये सुमात्रा, एक अपने पास में है कंबोडिया, एक देखो सुमात्रा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार का दक्षिणी भाग। म्यांमार का कौन सा भाग, यह दक्षिणी भाग हमारे पास में आता है। इस पठार का अधिकांश भाग, कौन से पठार का, हिंद चीन पठार का। अर्थात इसका मैं विस्तार की बात कर लूँ आपसे, मैं विस्तार की बात कर लेता हूँ, इसकी सीमाओं की बात, इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार की, यदि हिंद चीन के पठार के यदि हम विस्तार की बात करते हैं
तो इसका विस्तार अपने पास में कहाँ कहाँ पर आता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास में क्या आ गया, एक तो हमारे पास में आ गया कंबोडिया, वहाँ लिखे हुए मानचित्र की तरफ आप एक बार अवलोकन कर रही है। एक तो आ गया कंबोडिया, कंबोडिया के बाद में हमारे पास में दूसरा जो आ रहा है वह आ रहा है लाओस, वह आ रहा है लाओस। लाओस के बाद में ये देखिए इधर ये रहा, ये लाओ, यानी ये कंबोडिया, ये लाओस और ये आ रहा है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम, वियतनाम व म्यांमार का कौन सा भाग, म्यांमार का कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। म्यांमार का कौन सा भाग शामिल है इसमें, इसमें म्यांमार का भाग शामिल है, दक्षिणी भाग इसमें क्या होता है, शामिल होता है। कौन सा भाग शामिल होता है, दक्षिणी भाग, जिसको मैं कहता सकता हूँ म्यांमार का सीमांत भाग, कुछ भाग ही म्यांमार का, यानी दक्षिणी भाग ही आता, कुछ भाग ही। तो इसके अलावा मैं आपसे ट्रेसिंग की बात करूं तो आप देखो ट्रेसिंग को देखिए, हम ट्रेसिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे इधर हमने 2 की है ट्रेसिंग, तो यहाँ पर देखिए ये रहा, महत्वपूर्ण है ये पठार अपने लिए। देखिए आप, ये हमारे पास में क्या है, ये प्रशासनिक आधार पर है, तो फिर भी हम देख लेते हैं प्रशासनिक आधार पर इसका वर्गीकरण है। ये हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है वियतनाम। ये हमारे पास में ये वाला भाग, ये भाग कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में ये वाला भाग, ये आ रहा है हमारे पास में लाओस। और ये वाला जो भाग आया है, ये वाला, मैं इसको यहाँ ट्रेस कर रहा हूँ, ये भाग कौन सा भाग आ रहा है, यह आ रहा है कौन सा, कंबोडिया। यह भाग हमारे पास में कौन सा भाग आया, कंबोडिया का भाग आया है। ठीक है ना, तो देखिए आप, इसका जो विस्तार है वह कंबोडिया, कंबोडिया हमारे पास में वियतनाम, और थोड़ा बहुत ये जो म्यांमार वाला भाग है, इसमें म्यांमार वाले भाग की भी आपसे बात कर लेता हूँ कि ये म्यांमार वाला भाग भी इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से शामिल है। यानी म्यांमार वाला भाग भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल है, थोड़ा बहुत, ये वाला भाग थोड़ा सा, ये थोड़ा सा भाग म्यांमार वाला शामिल है, ये वाला। मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो भाग मेरे पास में आया, तो मैं इस वाले भाग की आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस वाले भाग में मुख्य रूप से ये जो हमारा जो पठारी भाग है, जिसको हम तीसरे क्रम के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, तो यह हमारा पठारी भाग है। ये तीसरा हमारे इस पठार का क्या है, क्रम है। तो जो तीसरा हमारे पास में पठार आया, इस पठार को हमने कौन सा नाम दिया, इस पठार का नाम है हमारे पास में, इस पठार का नाम है हमारे पास में कौन सा पठार, हिंद चीन, हिंद चीन का पठार। कौन सा पठार, हिंद चीन के पठार के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। इस पठार को म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित शान का पठार, देखिए
म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित शान का पठार। यानी म्यांमार के कौन से भाग में? म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित यानी शान का पठार, चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है। चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है। चीन के कौन से भाग में? चीन के दक्षिणी भाग में स्थित यूनान किवी चाऊ के पठारी भाग का, यूनान कवी चाऊ, यूनान कवी चाऊ, ध्यान से शब्दों को सुनिए। यूनान कवी चाऊ के पठार के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कौन से भाग सम्मिलित हैं? के पठारी भाग क्या है? के पठारी भाग सम्मिलित है। के पठारी भाग सम्मिलित। देखिए म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित, म्यांमार का तो कौन सा भाग है? म्यांमार का पूर्वी भाग ये रहा। म्यांमार के पूर्वी भाग में यानी म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित कौन सा पठार? शान का पठार। देखो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज कर रखा है, ये रहा। म्यांमार के पूर्व में कौन सा पठार है? शान का पठार है। चीन के दक्षिण भाग में स्थित, तो चीन का कौन सा भाग है? चीन का, यानी म्यांमार का पूर्वी भाग है। यदि म्यांमार का पूर्वी भाग है तो चीन का कौन सा भाग है? चीन का दक्षिणी भाग है। चीन के दक्षिणी भाग में स्थित यूनान किवी चाऊ के पठारी भाग सम्मिलित हैं। यानी कहने का मीन्स ऐसा है, आप शब्दावली को समझिए। मैं ऐसे कहने चाह रहा हूं आपको कि जो म्यांमार के जो पूर्व में जो पठार है वो शान का पठार है, अर्थात शान का जो पठार है, तो ये तो म्यांमार का कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग हो गया। जब म्यांमार का पूर्वी भाग है तो चीन का कौन सा भाग हो गया? दक्षिणी भाग का। तो चीन के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार है? यूनान का और किवी चाऊ का पठार है। तो यूनान और किवी चाऊ पठार का दक्षिणी भाग कौन से पठार का भाग ही है? शान के पठार का भाग ही है। तो शान का पठार कहाँ स्थित है? शान का पठार कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। यानी उसी पठार का क्या है? उसी पठार का भाग है। कौन से पठार का? शान के पठार का ही भाग है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि संरचना, अब इस पठार की हम बात कर सकते हैं कौन से भाग की? संरचना की, कि ये कौन कौन सी चट्टानों से बना हुआ है। यह इस पठार के मैं आपसे संरचना की बात करूं तो संरचना में हम क्या पढ़ेंगे? संरचना में हम बनावट पढ़ेंगे। बनावट किसकी पढ़ेंगे? हम इस पठार की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। यानी यह पठार कौन कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? ये पठार एक तो बना हुआ है ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें, एक कौन से प्रकार की? नीस प्रकार की चट्टानें, एक कौन से प्रकार की चट्टानें? एक सैंडस्टोन, चूना पत्थर प्रकार की चट्टानें। यानी हिंद चीन का जो पठार है, जिस पठार की हम बात कर रहे हैं, तो ये हिंद चीन का पठार कैसे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? एक तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से, एक नीस प्रकार की चट्टानों से, और एक सैंडस्टोन से बना हुआ है। एक चूना पत्थर से बना, लाइमस्टोन। तो एक ये बना हुआ है किससे? लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से बना हुआ है। हम बात करें ग्रेनाइट, नीस और यह है चूना पत्थर से बना हुआ है। इसकी जो संरचना है, पठार की प्रकृति कैसा है? यदि मैं इस पठार की प्रकृति की आपसे बात करूं तो इसकी जो प्रकृति है, यह प्रकृति कैसी है? धरातल कैसा है यहाँ का?
धरातल कटा फटा है। यानी इस पठार का जो धरातल है, कौन से, हिंद चीन के पठार का जो धरातल है वो कटापट है। सकरी नदी घाटियां हैं यहाँ पर, कैसी हैं, सकरी क्या है, यहाँ पर नदी घाटियां हैं, यानी सकरी नदी घाटियां हैं। इस पठारी भाग में जो नदी की घाटियां हैं वो घाटियां कैसी हैं, वो घाटियां सकरी हैं। मुख्य रूप से मैं बात करूं, वह नदी की घाटियां सकरी प्रकार की नदी की घाटियां हैं। यहाँ की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो पुरातन कठोर चट्टानें आदि, चट्टानों की प्रकृति कैसी है, चट्टानें हैं पुरातन कठोर, पुरातन कठोर प्रकार की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें, पुरातन कठोर प्रकार की यहाँ पर चट्टानें हैं, ठीक है ना। पुरातन कठोर प्रकार की चट्टानें इस पठार की, यानी कौन सी, हिंद चीन के पठार की प्रकार की चट्टानें इस पठार की प्रकृति की प्रमुख क्या है, प्रमुख विशेषता है। यानी प्रमुख विशेषता है, कौन सी विशेषता है, मेजर विशेषता है। कैसे है कि इनकी प्रकृति कैसी है, यानी इस पठार की प्रकृति कैसी है, धरातल कटा फटा है। नदियों की घाटियाँ कैसी हैं, नदियों की घाटियाँ संकरी हैं, छोटी हैं, नैरो हैं। इसका मीन्स कैसी चट्टानें कैसी हैं, पुरातन प्रकार की कठोर चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें, पुरातन प्रकार की कठोर चट्टानें हैं, ठीक है ना। कठोर चट्टानों से बना हुआ है। तो इस चट्टान की प्रमुख क्या है, इस चट्टान की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ाइए, देखो आप अवलोकन करिए, मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस पठार की कौन सी ऊंचाई, औसत और औसत ऊंचाई को ही हम कौन सी शब्दावली से प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य ऊंचाई की। कौन सी ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं, औसत ऊंचाई या सामान्य ऊंचाई। कितने मीटर है, 1200 मीटर है। कितने मीटर है, 1200 मीटर इस पठार की एवरेज हाइट है। कितने हाइट है, एवरेज हाइट है। अगली में बात करूं इस पठार की, हिंद चीन पठार पर, कौन से पठार पर, हिंद चीन पठार पर अनेक क्या पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। यानी हिंद चीन पठार पर अनेक वेलकोनो माउंटेन पाए जाते हैं। यानी इस हिंद चीन पठार पर अनेक क्या पाए जाते हैं, अनेक यानी ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण से जो लावा निकला, उस लावे के जमाव के कारण से जो आकृति बनी वह पर्वतीय आकृति बने, और उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा ज्वालामुखी पर्वत। इस पठार की प्रमुख नदी, यानी इस पठार की जो प्रमुख नदी है, यानी इस पठार की प्रमुख नदी है, वह नदी कौन सी है, वह नदी है साल्विन नदी। इस पठार की जो प्रमुख नदी है, कौन से पठार की, यानी हिंद चीन पठार की जो प्रमुख नदी है वह कौन सी है, वह नदी है साल्विन नदी। तो हम नदी के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपवाह तंत्र आएगा एशिया का, हम वहाँ पर बात कर लेंगे कि ये कहाँ पर जा कर के गिरती है। यह है इसका जो इस नदी का जो उद्गम होता है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी ये उद्गम तो तिब्बत से होता है। यानी मैं चलो दोनों शब्द लिख देता हूँ आपके लिए, मैं दोनों लिख देता हूँ। इस नदी का कौन सा भाग, उद्गम, तो उद्गम तो कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। इस नदी की समाप्ति कहाँ पर होती है, इसकी समाप्ति होती है
जो मर्तबान की खाड़ी है, मर्तबान की खाड़ी अर्थात अंडमान सागर में, ठीक है ना, अंडमान सागर में इस नदी का एक उपनाम और है। इस कौन सी नदी का, मैं आपसे कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सालवी नदी की बात कर रहा हूँ। तो सालवी नदी का जो उपनाम है वह है नूजियांग। क्या कहते हैं इसको, नूजियांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इस नदी को, इस नदी को हम नूजियांग के नाम से भी हम इस नदी को मुख्य रूप से हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कौन से पठार की, हम बात कर रहे थे हिंद चीन के पठार की। तो इस पठार में छोटी मोटी नदियाँ और भी हैं। यदि हम उन नदियों की बात करें, मुख्य रूप से उन नदियों की बात करें, तो जैसे इसमें एक हमारे पास में नदी कौन सी आई, जैसे एक नदी हमारे पास में आ गई सालविन, फिर दूसरी नदी जो उपनदियाँ हैं वो आ गई हमारे पास में कौन सी नदी, इरावदी नदी। इरावदी नदी के अलावा हमारे पास में कौन सी नदी आ गई, मिकांग नदी। मिकांग नदी भी इसी ही प्रायद्वीपीय पठार में बहती। फिर हमारे पास में कौन सी नदी आ गई, रेड नदी। यानी ये नदियाँ, यानी ये तो मुख्य नदियाँ हैं, और ये इस अरब प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदियाँ हैं, उपनदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं, उपनदियाँ हैं। अब आप देखिए, मुख्य रूप से हम कौन से पठार की बात कर रहे थे, हम हिंद चीन के पठार की बात कर रहे थे। तो हिंद चीन का पठार आप देखिए, जो हिंद चीन का पठार वो पूर्वी भाग यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप के जब दक्षिणी पूर्वी भाग में है तो हमने बात की कंबोडिया, वियतनाम, लाओस वाला ये क्षेत्र, म्यांमार का जो म्यांमार है उसका दक्षिणी भाग है। यानी इसके म्यांमार के पूर्वी भाग में जो पठार स्थित है उसको शान का पठार कहते हैं। वही शान के पठार में चीन का, यूनान का पठार और कीवीजाऊ का पठार भी इसी में ही शामिल है। तो मुख्य रूप से आज हम बात करें कि प्रायद्वीप के पठार को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला जो हमारे पास में पठार आया था वो अरब का पठार आया था। दूसरा जो हमारे पास में पठार आया था वह पठार हमारे पास में आया था कौन सा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ये रहा अरब का पठार, ये रहा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, और ये तीसरा जो पठार हमारे पास में आया है, ये तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है हमारे पास में हिंद चीन का पठार। तो ये जो आज हमने क्रम पढ़ा है, ये एशिया महाद्वीप के जो स्थलाकृतिक प्रदेश हैं उन स्थलाकृतिक प्रदेशों का कौन सा क्रम है, आज तीसरा क्रम है। तो आपके सामने शामिल है कि हिंद चीन का जो पठार है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार कहाँ तक है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार का दक्षिणी भाग है। यानी इसके बाद करें इसकी संरचना कौन सी चट्टानों से, ग्रेनाइट और नीस यानी चूना पत्थर प्रकार की चट्टानों से। इसकी प्रकृति कैसी है, इसका धरातल कटाफटा है, संकरी नदी घाटी है, पुरातन कठोर प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। सामान्य ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर सामान्य ऊंचाई। हिंद चीन के पठार पर अनेक ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। कौन से पर्वत पाए जाते हैं, अनेक ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रमुख नदी कौन सी है, सालवी नदी है। उद्गम कहाँ से, तिब्बत से। समाप्ति कहाँ से, मर्दबान की खाड़ी अंडमान सागर से है। इसका उपनाम क्या है, नूजुआंग। नूजुआंग इस सालवी नदी का उपनाम। अन्य प्रमुख कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय पठार पर, इरावदी नदी, मिकांग नदी, रेड नदी, ये यहाँ की कौन सी नदियाँ हैं, प्रमुख उपनदियाँ हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स को धन्यवाद।